स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जनरली ये वीडियो लेक्चर नंबर 10 है, जिसके अंदर आज हम डिटेल में और बहुत सिंपल मैनर में जो है पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस यूट्यूब चैनल के आप एंड तक जरूर बने रहिए। इससे पहले मैंने टोटल 9 वीडियो जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो है मैंने वहाँ पे कवर कर रखे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे रखे हैं, तो उनके नोट्स बनाइए और साथ ही साथ जो है उनको पढ़ते रहिए। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जैसे कि हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके बारे में स्टडी किया था और वहां से हमने एक कॉन्सेप्ट ये निकाला था कि जनरली जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डील करता है। ऐसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ से हमें ये एक निष्कर्ष निकलता है कि जनरली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर फोकस करता है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये बताता है। तो जैसे कि ये हमें और बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि हीट एंड वर्क जो है इसने बताया कि एक तरीके से ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ से ही हम ये चीजें जान पाते हैं कि जो आपके एनर्जी है, एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है आपका हीट एंड दूसरा होता है वर्क, ठीक है ना। अब हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं जनरली, तो ये हमारा मेन एम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में इस थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एनर्जी है या एनर्जी के जो दो फॉर्म हैं हीट एंड वर्क जो हम बात कर रहे हैं, जनरली ये डिफरेंट नहीं है, जनरली ये सेम एंटाइटी है एनर्जी की। ये चीज के बारे में भी हमें थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट बताता है। तो होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक छोटा सा एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सभी चीजें आपको डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम बताया था। हर एक चीज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, देखिए, व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ thermodynamic cycle the net heat transfer is equal to the net work transfer, ठीक है। देख लीजिए ऐसे, जनरली कुछ नहीं है ये, when a closed system undergoes a thermodynamic cycle, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक साइकिल, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस इज नोन एज द साइकिल, इट्स इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। तो ये जो है आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है ना। द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट वर्क ट्रांसफर, है ना। मतलब क्यू नेट, ये आपका नेट हीट है, इक्वल टू नेट वर्क के बराबर होगा, है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसको जनरली मैं अब आपको अच्छे से थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि हर एक चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, जो हम जनरली 8th में या फिर अगर 11th या 12th में आप पढ़ते हैं, तो जनरली फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हम एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। जनरली एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, और एनर्जी के बारे में ही हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और फर्स्ट लॉ भी हमें यही बताता है कि जो एनर्जी है वो एक तरीके से, ये हीट एंड वर्क जो है जनरली सेम एंटाइटीज हैं एनर्जी के, है ना, नथिंग चेंज, लेकिन इनके जो फिनोमिना है, इनकी जो प्रोसेस है, ये सब चीज़ें जो है डिफरेंट होती है जनरली, है ना। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है, अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो ये हमें बताता है व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, कोई भी जो है एक सिस्टम है आपका इस टाइप से, ये क्लोज सिस्टम है, अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। मैंने आपको बताया कि क्या होता है जब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम होती है ना।
तो उसे हम थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो उसके अंदर ये बोल रहा है कोई सिस्टम है, और जब वो क्लोज सिस्टम के अंडर आ रहा है और उसके बाद थर्मोडायनेमिक साइकिल जो है उसके अंदर इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो नेट हीट है इक्वल टू नेट वर्क के इक्वल होगा जनरली। ऐसा लेकिन पॉसिबल नहीं है कि हम जितनी हीट दें उतना हमें वर्क मिल जाए, ऐसा किसी सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं है। 100% इफिशिएंसी किसी सिस्टम की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जो है आपका लॉसेस में जाएगा, है ना। तो ये जो है इसने जनरली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने सिंपल हमें ये बताया कि जो नेट हीट ट्रांसफर है वो इक्वल टू नेट वर्क के है। मतलब हम किसी सिस्टम को अगर कुछ हीट दे दें, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से अगर मैं समझाऊं, तो जैसे कि आपकी गैस जो है ना, आप के पास जो घरों में गैस होती है उस पर आप कोई भी जो है बर्तन वगैरह रख के उसमें आप गर्म करते हैं ना, इस टाइप से जो है उसमें जो भी है आप फूड जो है कुकिंग कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये हीट दी, ठीक है, ये आपका सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हीट जो है इस टाइप से जा रही है और जो अपना वर्क है वो परफॉर्म कर रही है, जो भी वर्क है वो परफॉर्म कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो है आप अगर आपकी हीट 100% है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो हीट है वो 100% आपने यूटिलाइज की क्या, नहीं की, क्योंकि कुछ हीट तो लॉसेस होगी ना, इधर एटमॉस्फेयर में भी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है इसका मतलब आपने जितनी हीट दी उतना ही हमें उसका एफर्ट मिला, उसका ही उतना ही हमें मतलब उतना ही हमें उसका वर्क मिला, हमें उतना हमें रिजल्ट मिला। सिंपल सी बात ही है अगर मैं बात करूं, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सिस्टम ऐसा दुनिया के अंदर हो अगर आप उसको मतलब हीट दें और वो आपको 100% जो है वर्क प्रोड्यूस करके दे सके, कुछ ना कुछ तो लॉसेस होगा। अब वो कैसे भी लॉसेस हो वो सब चीज़ें हम सेकेंड लॉ में पढ़ते हैं, और जनरली सेकेंड लॉ हमें यही बताता है कि जो आपकी रिमेनिंग हीट है वो एटमॉस्फेयर जो है उसमें ड्रॉप हो जाती है। लेकिन फर्स्ट लॉ हमें सिंपल सा ये बताता है, ये कोई लॉस मॉस के बारे में नहीं बताता है, सिंपल सा हमें ये बताता है कि भैया कोई हीट होती है, हीट को अगर आप वर्क में कन्वर्ट करते हो तो आपका जो हीट है वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब इतना कॉन्सेप्ट हमें देके ये खत्म कर देता है बस, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जनरली हमें एक कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि जो आपका हीट है एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ये हमें ये भी बताता है फर्स्ट लॉ। जो हीट है आपका और जो वर्क है वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल आप कर सकते हो, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो हीट है, हीट को आप वर्क में 100% कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। लेकिन वर्क जो है, वर्क को जो है आप हीट में कन्वर्ट कर पाओगे 100%, है ना। ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। किसी चीज़ पे आप वर्क करते हो, है ना, और उसको अगर वहाँ से आपको हीट प्रोड्यूस करना है तो 100% हीट प्रोड्यूस करना तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरे पास हीट है और अगर मैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो जो है लॉसेस होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको दे रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो इनको आप नोट करते जाइए और समझते जाइए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सा जो है एक साइक्लिक इंटीग्रल के फॉर्म में हमें बताता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq। जनरली आप देखते होंगे यहाँ पर d जो है इस टाइप से कट भी होता है, तो इसका ये मतलब है ये आपका पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है ना। ये पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पाथ फंक्शन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पाथ फंक्शन आर द क्वांटिटीज हुज चेंजेस डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ओके, तो हर चीज़ मैंने आपको डिफाइन कर रखी है। तो ये जो है बेसिकली ये साइक्लिक इंटीग्रल के फॉर्म में जनरली हमारा जो बेसिक जो फर्स्ट लॉ है वो है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट लॉ जो है वो चेंज ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, प्रोसेस, ठीक है। किसी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में अगर हम इस लॉ को डिफाइन करें, ठीक है, तो क्या होगा, Q1 से 2 प्रोसेस है ना, वहाँ पे हमें वर्क मिला 2 से 1 प्रोसेस में, ठीक है, और हमें कुछ एनर्जी जो है, एनर्जी भी यहाँ को देखने को मिलती है। तो ये एनर्जी कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सभी का एनर्जी का समीशन होता है। तो प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये आपकी कोई प्रोसेस है 1 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम हीट ट्रांसफ़र का अगर हम इन्वॉल्वमेंट देखें तो जनरली हीट ट्रांसफ़र में अगर मैं यहाँ पे कुछ देखूँ तो ये क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र 1 से 2 इक्वल होगा
कुछ वर्क ट्रांसफर आपको मिलेगा यहाँ पर, और कुछ एनर्जी जो है, इस एनर्जी के कारण ही हमें वर्क जो है वो प्रोड्यूस होके मिल पा रहा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही अगर मैं बोथ के लिए लिखूं, साइक्लिक एंड आपका जो प्रोसेस है, दोनों के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो एक मेजर जो है इक्वेशन आती है डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म में है क्योंकि ये डी है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ पे ये डी क्यू क्या है, ये आपका है चेंज इन हीट, ये आपका वर्क है जो प्रोड्यूस हुआ, और डी क्या है, ये आपकी एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जीरो रख देंगे, इंटरनल एनर्जी है तो ओनली इंटरनल एनर्जी रखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो आपका हर एक चीज़ के लिए वैलिड है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेन इक्वेशन है ना, और ये जो यूज़ होती है ये सबके लिए, मतलब आप बात बोल सकते हैं ये बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम दोनों के लिए वैलिड है ना। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और साइक्लिक एंड प्रोसेस दोनों के लिए वैलिड। अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करके इसको लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं मॉडिफाई करके अगर इसको मैं क्लोज सिस्टम के लिए लिखूं, ठीक है, तो ये आपका क्लोज सिस्टम है, इसमें क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी होगी खाली यू, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, अब देखिए क्लोज सिस्टम का मैंने वर्क आपको बता रखा था पी डी वी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी डी वी। ये इक्वेशन जो है आपकी ये होगी क्लोज सिस्टम के लिए, ठीक है ना। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसी के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हमने जस्टिफाई नहीं किया है कि ये रिवर्सिबल के लिए हो या इरिवर्सिबल के लिए हो, है ना, किसी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। इसे हम क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है फर्स्ट लॉ, बेसिकली जनरली ये है ना, फर्स्ट लॉ में ये स्टेट करता है। देन उसके बाद आगे हम चलते हैं तो उसके बाद हमें ये मेन डेरिवेशन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर क्लोज सिस्टम के लिए आप डिफाइन कर रहे हो तो आप ये डेरिवेशन फाइंड होके मिलेगा। तो डीपली जनरली इनको आप ड्राइव भी कर सकते हैं सभी को, और अच्छे से इनको आप समझ सकते हैं बुक की मदद से। तो मैंने बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दिया है, डेरिवेशन नहीं बताया, इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो है समीशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी मीन्स अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एनर्जी होगी, अगर वो ग्राउंड पे है, धरती पे है ना, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है। जहाँ पे हम डैम की बात करते हैं, डैम से पानी नीचे आता है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिलती है ना, जो कि mgh के रिस्पेक्ट में होती है। काइनेटिक एनर्जी mv²/2g होती है। इंटरनल एनर्जी सिंपल सा, अगर एक ग्लास में आप पानी भर दो तो वहाँ पे वो उस वाटर के मॉलिक्यूल में इंटरनल एनर्जी होगी। तो क्लोज सिस्टम में हम वही चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। तो थर्मोडायनेमिक्स जनरली जो फर्स्ट लॉ है हमें ये क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। ये हमें बताता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी के जनरली दो फॉर्म होते हैं, हीट एंड वर्क, और दोनों को हम म्यूचुअली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है हीट को वर्क में तो हम 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वर्क को हीट में हम 100% कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करेंगे कि तो कुछ जो है हमारा लॉसेस होगा, है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क करने में या जो भी है वहाँ पे हमें यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बताता है, जो कि क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। और साथ ही साथ जब आपकी जो भी परफॉर्मेंस है वो थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंडरगट आ रही है ना, तो उससे हमारा ये रिलेशन आता है। देन उसके बाद अगर आप चेंज ऑफ स्टेट या प्रोसेस के लिए डिफाइन करें, स्पेशली आगे चल के जहाँ पर आप एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करें, ठीक है, तो बेसिकली 3 इक्वेशंस ये आती हैं। प्रोसेस में हम प्रोसेस के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, मेन जो है इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी। देन उसके बाद क्लोज सिस्टम के लिए इसको आप इस टाइप से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पीडीवी वर्क हो गया। अगर ओपन सिस्टम के लिए लिखते तो यहाँ पे क्या आता आपका, यहाँ पर ओपन सिस्टम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेल एच आ जाता और माइनस VdP, जो कि आगे शायद मैं आपको अब बताऊंगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ppm1 का नाम आपने सुना होगा,
ठीक है, ये सभी जो है थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट लॉ से ही हम बता पाए कि इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ से ही हम डिफाइन कर पाए कि एंथैल्पी क्या है, ppm1 क्या है, परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म क्या होता है ना। एक तरीके से एक मशीन होती है परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म मशीन, तो वो क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर पाए। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया था इसके बारे में, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो कि हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो होगी वो स्मॉल यू से होगा, है ना। तो ये क्या है, इट इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इट इज़ अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर जो है ये एक तरीके से स्टोर होगी, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें द एनर्जी एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल, ऐसी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स से एसोसिएट हो, इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। मैं इसको यू से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो द एनर्जी एसोसिएट विथ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि अगर एक मेरे पास इस टाइप से सेम टू सेम एक बर्तन है ना, उसमें पानी फिल है, वाटर फिल है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो एनर्जी होगी वो आपकी यू होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। जब ये फ्लो होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेगा, कुछ हाइट पे होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेगा। तो टोटल जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जी होती है जनरली। तो इसको U को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू स्मॉल u और m। ये हो गया आपका क्या, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इनटू मास, ठीक है, जो कि kg। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपका इंटरनल एनर्जी है ये आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हुज वैल्यू डिपेंडेंट ऑन द मास। ऐसी प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू मास पे डिपेंड करे, साइज पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे मास तो आ ही रहा है, तो ये हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू एम, क्या आएगा बताइए, सी भी। मैंने आपको सी भी का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। हमेशा यू के साथ जो है, ये यू के साथ जो है सी बी का कॉन्सेप्ट चलेगा, है ना। ये चीज़ याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो इंटरनल एनर्जी है ये एक तरीके से किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। इट इज अ समीशन ऑफ टोटल एनर्जी। द एनर्जी एसोसिएट विथ मॉलिक्यूल इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी। इट इज अ स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू इज इक्वल टू स्मॉल यू एम के जी। इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ऐसे भी आप इसको बता सकते हैं और आसानी से जो है, जो सामने बैठा है उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। PMM1 ये क्या होता है ना। तो ये भी फर्स्ट लॉ से हम डिफाइन करते हैं, परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म, ठीक है ना। एक तरीके से ये परपेचुअल मोशन मशीन होती है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं। तो क्या है समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सिस्टम जो है, जैसे कि ये आपके पास सिस्टम है ना, परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म हमें ये बताता है, ये आइडिया देता है कि ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है बनाना जो कि आपको हमेशा जो है आपको क्या कर सके, वर्क प्रोड्यूस करके दे सके, है ना। हमेशा आपको वर्क प्रोड्यूस करके देता रहे और आप उसमें कोई हीट ना दो, कुछ एनर्जी ना दो। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। आपको कुछ ना कुछ सोर्सेस तो देना पड़ेगा, जब जाके वो वर्क प्रोड्यूस करके आपको देता रहेगा कंटिन्यूसली। यहाँ पे मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूँ। तो ये हमें बताता है क्या, परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म 1, इसको हम फर्स्ट लॉ के अंतर्गत पढ़ते हैं। देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां से, वर्क विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग, है ना।
कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी या जो सोर्सेस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो कैसे आप जो है वर्क कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर आपके पास कुछ एनर्जी है, उसको आपने इसमें रख दिया है ना, और वो एनर्जी खत्म हो गई, तो उस कुछ एक लिमिट के टाइम तक जो है वर्क प्रोड्यूस कर पाएगी। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस करना है तो यहाँ से आपको कंटिन्यूस हीट जो है वो तो देना ही पड़ेगा, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ भी बताता है, द नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एंथैल्पी। बहुत बार पूछा जाता है ये एंथैल्पी, उसके बाद एंट्रोपी, देन इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इन थर्मोडायनेमिक्स द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, जैसे हम यू से डिनोट करते हैं, आप लिख लीजिएगा इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, जैसे हम बोलेंगे P डॉट वी, है ना, इज कॉल्ड एंथैल्पी, H। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आप ऐसा बोल सकते हो, कोई भी जो फ्लूइड है उसकी एक तरीके से ये प्रॉपर्टी है एंथैल्पी। ये क्या होती है, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये इस टाइप से। और मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको Cp जो है डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो DH इज इक्वल टू mCp/dt, ये आता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिए, H के साथ Cp आएगा, U के साथ Cv आएगा। H जो है आपका क्या इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, H वर्क और आपका इंटरनल एनर्जी दोनों। यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरनल एनर्जी मिल रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपको, है ना। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लो जूल, ये भी जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो आज जो है हमने डिस्कस किया कि आपका फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बताता है। फर्स्ट लॉ का हमने छोटा सा जो इक्वेशन है उसको डिफाइन किया, देन उसके बाद उसके स्टेटमेंट को हमने देखा, उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है, परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म 1 जो है वो क्या होता है, और थर्मोडायनेमिक्स जो है इसके अंदर हम फर्स्ट लॉ के अंदर इसको हम डील करते हैं। देन एंथैल्पी क्या होती है, तो एक तरीके से एंथैल्पी नथिंग, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, जो कि हमें बताती है इंटरनल एनर्जी। अगर आप कोई जो सब्सटेंस है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है प्लस कुछ उसमें वर्क मिल रहा है हमें, ये फ्लो वर्क होता है जनरली। फ्लो वर्क मतलब कैसा, जैसे कि ये पाइप है, पाइप से कुछ वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे हमें PV मिल रहा है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको जो क्लोज सिस्टम अगर के लिए मैं वर्क की बोलूँ तो वो होता है V2 माइनस V1। यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज आप कर सकते हो, है ना, कि V2 कुछ है V1 कुछ है, लेकिन फ्लो वर्क ये है। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी, तो ये हमें एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बताती है। तो होप आपने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आप इन सभी वीडियो लेक्चर को एंजॉय कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी मैं आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है इस पर प्रोवाइड कराते जाऊंगा, वीडियो लेक्चर सॉरी। तो आप जो है एंजॉय कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कोई चीज़ गलती हो जाती है तो मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, किसी कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए हमेशा की तरह सॉरी, उसको आप करेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, उन चीज़ों पर नहीं बैठे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।